नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ लोरेंको और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता। राष्ट्रपति लोरेंको का राष्ट्रपति भवन में हुआ औपचारिक स्वागत। भाजपा ने चन्नी द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक मुद्दे पर सवाल उठाने पर कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस बाहर से सीडब्ल्यूसी और अंदर से पीडब्ल्यूसी यानी कि पाकिस्तान वर्किंग कमेटी की तरह करती है काम। गोवा में शिरगांव मंदिर यात्रा के दौरान मची भगदड़ में 6 लोगों की मौत, 24 अन्य लोग हुए घायल। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख। वेव्स समिट के तीसरे दिन आज मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र 2024-25 पर सांख्यिकी पुस्तिका होगी जारी। सामुदायिक रेडियो पर राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन। और ऑस्ट्रेलिया में आम चुनाव के लिए मतदान जारी। एंथनी एल्बनीज की लेबर पार्टी और पीटर डटन की लिबरल पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला। तो आपको बता दें कि अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंजाल्वेस लोरेंको भारत के दौरे पर हैं। उनका आज सुबह राष्ट्रपति भवन में औपचारिक रूप से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतिथि राष्ट्रपति का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। अंगोला के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने अपने दौरे को महत्वपूर्ण बताते हुए भारत के साथ मजबूत रिश्तों का जिक्र किया। बीते 38 वर्षों में अंगोला के किसी राष्ट्रपति का ये पहला भारत दौरा है। खास बात यह है कि भारत और अंगोला इस साल अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंजाल्वेस लोरेंको ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचकर बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंजाल्वेस लोरेंको के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता करेंगे और वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। अंगोला के राष्ट्रपति का भारत दौरा 38 सालों के बाद हो रहा है और ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और अंगोला इस वर्ष राजनयिक संबंधों की स्थापना की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। कल राष्ट्रपति लोरेंको नई दिल्ली में एक व्यावसायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच निवेश और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और अंगोला के बीच वर्षों से मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध जो हैं वो जीवंत ऊर्जा साझेदारी पर आधारित हैं। भारत और अंगोला के संबंधों में ये जो यात्रा है, इस यात्रा से एक नई ऊर्जा मिलने वाली है। तो आइए इन दोनों देशों के बीच संबंध को किस तरह से और विस्तार मिलेगा, किस तरह के ये संबंध हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हो चुके हैं,
तो भारत और अंगोला संबंधों में नई ऊर्जा का ये दौर है और राजनयिक संबंधों को 40 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारत ने अंगोला के स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन किया था। 1985 में अंगोला के साथ राजनयिक संबंध स्थापित हुए और तब से ये संबंध जो है वो प्रगाढ़ होते नजर आ रहे हैं। लगातार अंगोला ने 2025 के लिए अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता संभाली थी। अफ्रीका के प्रमुख तेल उत्पादकों में से एक अंगोला को माना जाता है और साथ ही साथ ऊर्जा क्षेत्र में देखा जाए तो भारत और अंगोला के संबंध जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत और प्रगाढ़ है। 2023-24 में 4.19 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है। अंगोला भारत का 8वां सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता माना जाता है। प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंध हैं दोनों देशों के बीच। भारत और अंगोला के अगर सांस्कृतिक संबंध देखे जाएं तो काफ़ी प्रगाढ़ है। अंगोला में करीब 8,000 भारतीय निवास करते हैं। जी हाँ, 8,000 भारतीय जो हैं वो अंगोला में रहते हैं और इस वर्ष राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये जो समय है ये दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से, उनकी प्रगाढ़ता के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे कुछ और खबरों का। आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने के मुद्दे पर कांग्रेस अब एक बार फिर से घिरती भी नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल दिया है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा सेना का मनोबल गिराने का काम करती है और साथ साथ ये भी कहा है कि बाहर से ये CWC और अंदर से ये PWC है। कांग्रेस पार्टी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कि पुलवामा के समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, क्या ये भारत की सेना और वायुसेना के मनोबल को नहीं गिराता है? हर समय पाकिस्तान के आतंकवादियों को और पाकिस्तान की सेना को ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। उनका मनोबल बढ़ाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। ये बाहर से CWC है और अंदर से PWC है। बाहर से कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और अंदर से देखा जाए तो पाकिस्तान वर्किंग कमेटी है। भाजपा ने कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव में रणनीति पर पूछे गए सवाल पर भी करारा हमला बोला। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं में पाकिस्तान को रणनीति बताने की होड़ लग जाएगी। कहते हैं रिजोल्यूशन में, हमें स्ट्रेटेजी बता दीजिए, हमें स्ट्रेटेजी बता दीजिए, किस समय, कहां, कैसे, किस हथियार से आप क्या करेंगे, ये स्ट्रेटेजी हमें बता दीजिए। वाह, आपको स्ट्रेटेजी बता दे और आप तुरंत पाकिस्तान पहुंच जाए डिक्लेयर करने के लिए कि ऐसा होने वाला है। तुरंत, बिना, मैं आपको गारंटी करता हूं, इनको अगर स्ट्रेटेजी बताई जाए ये PWC वालों को, तो ये बिना समय गवाए कंपटीशन होगा, होड़ होगा इनके अंदर कि पाकिस्तान को पहले कौन बताएगा। ये सारे PWC वाले वहां पहुंच जाएंगे बताने के लिए। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की पाकिस्तान की सीनेट में जय जयकार हुई है और इस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में सैफुल्ला अब्रू, जो कि सीनेटर हैं PTI के, सैफुल्ला अब्रू ने कहा कि पूरी इंडिया की ऑपोजिशन पहलगाम हमले की मजम्मत, मतलब बुराई कर रही है। चाहे वह दिल्ली की आम आदमी पार्टी हो या फिर उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, कोई मोदी का साथ नहीं दे रहा, सभी विरोध कर रहे हैं। किसी ने मोदी को सपोर्ट नहीं किया। वहाँ जय जयकार हो रही है अखिलेश यादव की, वहाँ जय जयकार हो रहा है अरविंद केजरीवाल का। वैसे ही राहुल गांधी की जय जयकार बहुत हो रही है पाकिस्तान में। कल से उनके सीनेट में भी शुरू हो जाएगा जय जयकार पाकिस्तान में राहुल गांधी का। तो आप सोच के देखिए ये किस प्रकार के लोग हैं और देश के खिलाफ किस प्रकार का माहौल ये पाकिस्तान वर्किंग कमेटी बना रही है। और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस जिस तरीके से बयान दे रही है वो उचित नहीं है। कांग्रेस के नेता बार बार सेना का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार की तत्परता से की गई कार्रवाई की प्रशंसा की, जिसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी बताया है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से
बयान दे रही है, ये उचित नहीं है। वास्तविकता ये है कि जिस तत्परता से भारत सरकार ने पहलगाम की घटना के बाद कार्रवाइयाँ की है, ये बहुत ही ऐतिहासिक और क्रांतिकारी है। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए और उन निर्णयों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इसलिए सरकार की नीति और नीयत दोनों स्पष्ट है और मजबूती से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए काम किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं के मानसिकता को बार बार बताता है, जो सेना के मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं, जवानों के बहादुरी को हतोत्साहित करने का काम करते हैं। वास्तविकता ये है कि इनकी नीयत, इनके दिल में खोट है, मन में पाप है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिए गए विवादित बयान पर भाजपा पूरी तरह से हमलावर है। आइए सुनते हैं क्या कहा है भाजपा के नेताओं ने। दुर्भाग्यपूर्ण है, इनको पता ही नहीं लग रहा। अभी दुर्भाग्य, इतना बड़ा कांड हो गया, उनको दिख नहीं रहा क्या इतना बड़ा अटैक हुआ। इतना बड़ा पहले हो गया था, उरी का इतना बड़ा अटैक हुआ था, उनको वो भी दिखाई नहीं दिया। ये तो भाषा इस प्रकार की बोलते हैं कि शायद ये दूसरे कहीं और की भाषा बोल रहे हैं, अपनी भाषा नहीं बोल रहे। जब पूरा देश सेना के पीछे एक मुष्ट खड़ा है कि मुंह तोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना, भारत की सैन्य शक्ति करेगी आतंकवाद को, तो कांग्रेस पार्टी सेना के मनोबल पर चोट कर रही है। बार बार पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाते हैं। 370 हो, 26/11 हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं और भारत की सेना पर, भारत के सुरक्षा बलों पर इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगाकर उनके मनोबल पर चोट करते हैं। ये दिखाता है कि ये INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, ये PPP, पाकिस्तान परस्त पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस ने आज फिर से हमारी सेना, हमारी वायुसेना के ऊपर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के चरणजीत सिंह चन्नी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने आज फिर से कहा कि उनको सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्वास नहीं है और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहते हैं। कांग्रेस की कैसी मानसिकता है गांधी परिवार की और राहुल गांधी जी की कि बार बार हमारी सेना पे, हमारी वायुसेना पे उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। उनको कहते हैं कि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, पाकिस्तान सच बोल रहा है। जबकि पाकिस्तान खुद दुहाई दे दे के बोल रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारा नुकसान करने का भारत ने काम किया। ऐसे में जब हमारे भारतीयों के ऊपर हमला किया जा रहा हो और उस वक्त भी कांग्रेस अपनी गंदी राजनीति से बाज नहीं आ रही, मुझे बहुत शर्म आई जब आप चरणजीत सिंह चन्नी जी ने फिर से कहा कि मुझे सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत चाहिए। पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर में LOC नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों पर बिना किसी उकसावे के गोलीबारी की। सैन्य सूत्रों ने बताया कि 2 और 3 मई की रात को पाकिस्तान की सेना ने कुपवाड़ा, उरी और अखनूर क्षेत्रों में छोटे हथियारों से फायरिंग की। भारतीय सेना ने तुरंत और उचित जवाब दिया। पाकिस्तान ने लगातार 9वें दिन पाकिस्तान ने फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान ने कल देर रात नियंत्रण रेखा पर फिर से फायरिंग की। नियंत्रण रेखा से सटे कुपवाड़ा, उरी और अखनूर सेक्टरों में बिना उकसावे के छोटे हथियारों और गोलीबारी की। वहीं भारतीय सेना ने पाकिस्तान की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। और इस बीच वायुसेना ने कल रात उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में गंगा एक्सप्रेस वे पर 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर अपनी संचालन क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। अपनी तरह के इस पहले आयोजन में वायुसेना के राफेल, जगुआर, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI और MiG-29 जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों ने भाग लिया। साथ ही साथ वायुसेना के मालवाहक विमानों C-130J, सुपर हरक्यूलिस और AN-32 विमानों और Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर ने भी एयर शो में भाग लिया। युद्ध के दौरान आपातकालीन अभियानों और प्राकृतिक आपदाओं के समय हवाई पट्टी को वैकल्पिक रनवे के रूप में उसकी दक्षता को जांचने के लिए एयर शो का आयोजन दिन और रात के समय किया गया। इस दौरान आसमान को चीरती विमानों की गर्जना और हर दुश्मन को मिट्टी में मिलाने की क्षमता रखने वाले वायु सैनिकों का शौर्य, सेना के तमाम अधिकारियों समेत दूर दराज के गांव में रहने वाले लोगों ने देखा ये नजारा।
फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए DT न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है। DT न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें कि गोवा के शिरगांव में श्री लहराई यात्रा के दौरान भगदड़ में 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 26 से ज्यादा लोग घायल होने की संभावना जताई जा रही है, जबकि कई लोगों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। घायलों का गोवा मेडिकल कॉलेज और नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बिचोलिन अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। साथ ही साथ अधिकारियों को सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस हादसे पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन कर इस घटना की पूरी जानकारी ली है और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। घायलों के इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। ये इंसिडेंट जो हुआ दुखद घटना है। इस तरह के इंसिडेंट पहले कभी नहीं हुआ था। इन लोगों को शिफ्ट किया तो शिफ्ट हॉस्पिटल में लाने से पहले ही 6 लोगों की डेथ हो चुकी थी। कुछ लोगों को रिफ़र हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया था। वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मैं खुद होके गया। वहाँ पे 4 लोगों की डेड बॉडीज़ थी और बाकी 10 लोग एडमिट थे। उनके ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं। इस इंसिडेंट्स के बारे में खुद होके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आज सुबह ही फ़ोन लगाया और इस इंसिडेंट्स की पूरी उन्होंने पूछताछ की और जिन जिन को कुछ सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट देने की भी उन्होंने कहा कि और कुछ सपोर्ट चाहिए तो खुद होके सेंटर से भी वो देने के कहा। लेकिन हम पूरी तरह से सभी की ट्रीटमेंट और बाकी व्यवस्था कर रहे हैं। पीएम ने गोवा हादसे में दुख जताया है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट करके कहा है कि गोवा के शिरगांव में भगदड़ में हुई मौतों से व्यथित हूं। अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित लोगों की सहायता कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के शिरगांव मंदिर यात्रा में हुए हादसे की स्थिति की जानकारी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से ली है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इसकी जानकारी गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने एक्स पर देते हुए लिखा कि आज सुबह शिरगांव के लहराई यात्रा में हुई भगदड़ से मैं बेहद दुखी हूं। मैं घायलों से मिलने अस्पताल गया और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी कर रहा हूं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि हर आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझसे बात की और स्थिति का विस्तृत जायजा लिया। इस कठिन समय में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। कानून और न्याय मंत्रालय के सहयोग से अटॉर्नी जनरल कार्यालय इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में मध्यस्थ और मध्यस्थ संस्थान एक साथ आएंगे ताकि वे मध्यस्थता प्रक्रिया पर चर्चा कर सकें और श्रेष्ठ परंपराओं को साझा कर सकें। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के जल बंटवारे को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे विवाद ने
तूल पकड़ लिया है। इस संवेदनशील मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इस बैठक का उद्देश्य प्रदेश की रणनीति तय करना और सभी दलों से सुझाव लेकर संयुक्त निर्णय पर पहुंचना है। इससे पहले रोहतक में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पंजाब और हरियाणा भारत पाकिस्तान नहीं है जो एक दूसरे का पानी रोक लें। पानी रोकना हरियाणा के अधिकारों का हनन है और इससे जल संकट गहरा सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो कभी मजाकिया थे वे अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड में हरियाणा का कोई सदस्य नहीं है, जिससे प्रदेश की पैरवी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। उन्होंने बोर्ड में हरियाणा के प्रतिनिधि की नियुक्त करने की मांग की। हुड्डा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सरकार के साथ है और चंडीगढ़ में होने वाली सर्वदलीय बैठक में पार्टी अपना मजबूत पक्ष रखेगी। साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार से भी सतलुज यमुना लिंक नहर निर्माण को लेकर स्पष्ट कार्रवाई की मांग की है। और अब बात वेव्स 2025 की। मुंबई में चल रहे वैश्विक मीडिया संवाद शिखर सम्मेलन यानी वेव्स का आज तीसरा दिन है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आज मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र पर वर्ष 2024-25 के आंकड़ों से संबंधित एक हैंडबुक जारी करेगा। ये मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र पर समयबद्ध, विश्वसनीय, प्रामाणिक और व्यापक डेटा की जरूरत को लेकर सरकार की संजीदगी को दर्शाता है, क्योंकि मीडिया और मनोरंजन सेवा क्षेत्र का एक अहम भाग है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान करने की अपार क्षमता है। ताजा अनुमान के अनुसार मीडिया एवं मनोरंजन एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसके 2027 तक 7% CAGR की दर से बढ़कर 3067 बिलियन रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 के तीसरे दिन आज सामुदायिक रेडियो पर राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। इसमें नवीनतम रुझानों, नीतियों और कार्यक्रमों पर विचार विमर्श होगा। इसका उद्देश्य लोगों को सशक्त बनाना और स्थानीय समुदाय के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने की क्षमता में वृद्धि करना है। ये सामुदायिक रेडियो केंद्रों को एक दूसरे से जोड़ने, सीखने और सर्वोत्तम परंपराओं को साझा करने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। ये कार्यक्रम सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय जनसंचार संस्थान के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। वेव्स 2025 में ऑनलाइन गेमिंग पर जारी गेमिंग इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत इस उभरते सेक्टर में ग्लोबल हैवीवेट होने को तैयार है। अगले एक दशक में इस सेक्टर में भारत की हिस्सेदारी 20% होने की उम्मीद है। इस नए सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं, समझने के लिए देखते हैं डीडी न्यूज की ये रिपोर्ट। भारत की गेमिंग इंडस्ट्री अब एक नई उड़ान के लिए तैयार है। भारत की युवा शक्ति अब सिर्फ ऑनलाइन गेम खेलने नहीं बल्कि पूरे दुनिया की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर कब्जा जमाने के लिए तैयार हो रही है। वेब्स 2025 में जारी इंडियन गेमिंग रिपोर्ट के ताजे आंकड़े बताते हैं कि साल 2034 तक भारत दुनिया का एक ग्लोबल ऑनलाइन गेमिंग हैवीवेट बनने जा रहा है। साल 2024 में भारतीय ऑनलाइन गेमिंग का बाजार 3.7 अरब डॉलर का रहा है। करीब 20% की सालाना ग्रोथ के साथ 2029 तक ये 9 अरब डॉलर का होगा। अगले 10 सालों में ये हिस्सेदारी बढ़कर 20% तक जा सकती है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2034 तक भारत की गेमिंग इंडस्ट्री 60 बिलियन डॉलर की होगी। उम्मीद है कि गेमिंग स्टार्टअप्स कंपनियां IPO के जरिए 26 अरब डॉलर जुटा सकती हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री भारत की ऑरेंज इकोनॉमी का एक अहम हिस्सा बनने जा रही है और भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इस नए खेल का हिस्सा बन गया है, जिन्हें ग्लोबल निवेशकों का साथ मिलना भी शुरू हो गया है। गेमिंग बहुत प्रॉमिसिंग है। मतलब पिछले ईयर ऑन ईयर अगर आप देखो तो हमारी ग्रोथ ऑन 30 to 40% पे हो रही है और अभी बहुत से गेम हैं इंडिया से जो बनने लगे हैं और इंडियन कंटेंट भी काफ़ी बन रहा है। और हमारे इंक्यूबेशन टीम गेम्स में भी कुछ गेम्स ऐसे हैं जो इंडियन कंटेंट को प्रमोट करते हैं
जैसे एक गेम है स्पाइस सीक्रेट करके, तो इंडियन स्पाइसेस के बारे में बताता है। एक कार्निवल है जिसमें वो आपको इंडियन कार्निवल थीम में खेलने को बताता है। तो देयर लॉट ऑफ फन एलिमेंट्स, तो काफ़ी अच्छे गेम्स हैं। और इंडिया में अभी आप 5 सालों में खुद ही आप देखोगे 30 सालों में कितनी ग्रोथ हो रही, कितने नए गेम्स इंडिया से बन के ग्लोबल स्टेज पे जाएंगे। भारतीय गेमिंग कंपनियों की कोशिश है कि भारत की सांस्कृतिक पहचान को भारतीय कैरेक्टर्स के जरिए ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाई जाए। पर जितने भी डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स है उन सब में हमें काफ़ी उसमें सपोर्ट मिला है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ऐसा सोचा कि भाई जो शूटिंग गेम्स है उसमें अब तक ऐसी कोई भी गेम नहीं आई है कि जिसमें इंडियन कल्चर को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट किया जाए। सो हमने वही ट्राई कर रहे हैं स्कारफॉल 2.0 में कि जितने भी इंडिया के स्टेट से हमारा जो भी कल्चर है, रिच कल्चर, उसको हम रिप्रेजेंट करें। हमने डिफरेंट तरह के आउटफिट्स बनाए, गुजराती, मराठी, पंजाबी, और जैसे कि आप व्हीकल्स देख रही है छकड़ा जो गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है, तो वो भी हमने गेम में इंट्रोड्यूस किया है। और हम ये ट्राई कर रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे इंडिया के कल्चर को रिप्रेजेंट कर सकें। नई रिपोर्ट इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल ने जारी की है। पूरी दुनिया में ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री $300 अरब की हो चुकी है, जो कि मूवीज और म्यूजिक बाजार से भी काफी बड़ी है। ग्लोबल गेमिंग इंडस्ट्री में फिलहाल भारत की हिस्सेदारी 1% से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि अगला दशक भारत का होने जा रहा है और ये हिस्सेदारी आने वाले दिनों में बढ़कर के 20% तक हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा जो गेम चेंजिंग आंकड़ा है वो है एम्प्लॉयमेंट का। रोजगार की बात करें तो आने वाले दिनों में गेमिंग इंडस्ट्री में 20 लाख नए रोजगार युवाओं की पहली पसंद बन सकते हैं। कैमरामैन आशीष के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज वेव्स 2025 मुंबई। तो ये तो थी वेव्स 2025 से जुड़ी खबरें। अगली खबर का रुख करेंगे। आपको बता दें कि कश्मीर घाटी में स्थित डल झील में हुए हादसे में लापता युवक का शव मिल गया है। बचाव कर्मियों ने 24 वर्षीय लापता युवक का शव झील से बाहर निकाला है। मृतक की पहचान रैनावारी के चोपन मोहल्ले के तौफीक अहमद चोपन के रूप में हुई है। इस घटना से रैनावारी इलाके में शोक की लहर है। मौसम खराब होने और अचानक तेज हवाएं चलने की वजह से डल झील में 2 नाव पलट गई थीं। दोनों नाव में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों को पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया। इस दौरान एक शख्स के लापता होने की खबर मिली थी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।